हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुरुजी उत्तराखंडी। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं फिज़िक्स। अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं यूके ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम की, तो आप हमारी ऐप जो है वेदाशी लर्निंग ऐप, उसको डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, और वहाँ से आप इस हमारे कोर्स को परचेज़ कर सकते हैं और अलग अलग एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी भी करने के लिए डिफरेंट कोर्सेज़ को वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। तो अगर आप तैयारी को अपना बूस्टअप करना चाहते हैं तो आज ही इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ से हमारा इस कोर्स को परचेज़ कर लीजिए। चलिए आज का टॉपिक समझते हैं। दोस्तों, आज हम अपना अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं। टॉपिक का नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ये हमारा मेन चैप्टर है। इस चैप्टर में हम पदार्थों के गुणों के बारे में समझेंगे। यहाँ पर बेसिकली ज़्यादातर जो पहले हम पदार्थों के बारे में, देखिए पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं, हम सभी जानते हैं। सॉलिड्स होते हैं, लिक्विड्स होते हैं और गैसियस होते हैं। सॉलिड मतलब जो ठोस पदार्थ होते हैं, हमारे ठोस हो गए, और फिर लिक्विड हमारे जो तरल पदार्थ हो गए, ठीक है, और फिर हमारे गैसीय पदार्थ हो गए, ठीक है। तो इन तीन तरीके के पदार्थ होते हैं। तो इनमें हम यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में ऐसे ही करके जो मेनली देखेंगे कि सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस में किस तरीके की प्रॉपर्टीज हमें देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग शुरू करने वाले हैं सॉलिड्स के साथ। जो ठोस पदार्थ होते हैं उनमें किस तरीके की प्रॉपर्टी। देखिए, जब ठोस पदार्थ होगा तो उसमें मैकेनिकल प्रॉपर्टीज आपको ज़्यादातर देखने को मिलेंगी, और उसी तरीके से हम यहाँ पर समझने वाले। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज मतलब जो यांत्रिकी गुण होते हैं उनको, जो फिजिकली आप, जो भौतिक रूप से आप जिनको समझ पाते हो या देख पाते हो या उनका व्यवहार समझ पाते हो, वो चीज़ यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं, अगर कोई ठोस पदार्थ है तो उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होगा, मतलब अंदरूनी उसकी बनावट कैसे होगी। उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, या फिर जो एटम्स होंगे, अणु होंगे, उनकी जो अरेंजमेंट होती है वो कैसी होती है, बहुत क्लोजली पैक्ड होती है। मैंने तो यहाँ काफ़ी दूर दूर बना दिया है, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पर समझाने के लिए क्या कर रहा हूँ, एक सेक्शन में थोड़े पास बना दे रहा हूँ। तो ये क्या होता है, बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होते हैं। क्लोजली मतलब एक दूसरे से बिल्कुल बंधे हुए होते हैं। और यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्सेज होती हैं, ठीक है, ये फोर्सेस, ये जो इनके बीच में जो बल है, ये बल क्या होता है, आकर्षण बल बहुत ही ज्यादा डोमिनेंट, मतलब बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली होता है। तो इस वजह से जो पदार्थ होता है वो ठोस तरीके से होता है। अब क्या होगा, अगर इनकेस आप किसी भी बाहरी बल से इसको क्या करने की कोशिश करें, इसके शेप को बिगाड़ने की कोशिश करें, डिफॉर्म करने की कोशिश करें, जिसको हम कहते हैं डिफॉर्म करना। अगर आप इसके शेप को, साइज को चेंज करना चाह रहे हो, बिगाड़ना चाह रहे हो, तो आप क्या करोगे, बाहर से एक बाहरी बल लगाओगे। जब आप बाहरी बल ये लगा रहे होते हो उस समय देखिए, हर पदार्थ का अपना एक क्या होता है, एक नेचर होता है, उसकी एक प्रकृति होती है कि वो अपनी ही स्टेट में रहना चाहता है। और अगर उसको उस स्टेट या उस स्थिति से हम बदलना चाहें तो वो कोशिश करता है उसी स्टेट में रहने की, उसी स्थिति में रहने की। तो ऐसा करते वक्त इस बाहरी बल के प्रतिरोध में एक और बल अंदर लगता है। वो अंदर क्यों लग रहा है बल, देखिए दोनों मॉलिक्यूल्स, ये जो दो मॉलिक्यूल्स आपस में, इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, आकर्षण, ठीक है, एक आकर्षण बल लगा हुआ है। वो आकर्षण बल क्या है, उसकी वजह से जो ऑपोजिट लगने वाला फोर्स है, बाहरी जो बल है, वो क्या कर रहा है, उस आकर्षण के ऑपोजिट काम कर रहा है। तो आकर्षण क्या होता है, एक्टिवेट हो जाता है। एक्टिवेट होने की वजह से अंदर की तरफ वो वापस एक दूसरे को खींचने लग जाते हैं। जब तक बाहरी बल नहीं लगा होता तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में एक रेजिस्टेंस फोर्स कभी डेवलप नहीं होती, लेकिन जैसे ही बाहरी बल लगता है तो उसी समय एक रेजिस्टिव फोर्स लगने लग जाती है, जिससे हम कहते हैं कैसा बल, एक ऑपोजिट डायरेक्शन का बल, ठीक है। तो एक प्रतिबल लगने लग जाता है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं प्रतिबल कहते हैं। तो प्रतिबल जो ये लगता है, ये प्रतिबल किसके विपरीत होता है, जो बाहरी बल होता है उसके होता है। तो यहां पर ये प्रतिबल या दैट इज रेजिस्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया, इसको नाम दिया गया है स्ट्रेस, ठीक है। इसको क्या नाम दिया गया है, स्ट्रेस। तो ये स्ट्रेस जो हमारा है दैट इज रेजिस्टिव फोर्स या फिर रेजिस्टेंस फोर्स अपॉन दी क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया जो हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, अगर मैं इस चीज को ऐसे परपेंडिकुलरली कट करूं तो जो सेक्शन का एरिया होगा उस सेक्शन को हम क्या कहेंगे, क्रॉस सेक्शनल एरिया कहेंगे। तो यहां पर ये हमारी स्ट्रेस हो गई। तो स्ट्रेस इज समथिंग विच इज एक्टिव whenever there is a when there is an external force working on an
ऑन एन मेंबर, ठीक है, या फिर किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट पे अगर ये कोई फोर्स लग रही है तो एक रेजिस्टिव फोर्स। तो ये क्या है, ये एक तरीके से स्ट्रेस क्या होता है, एक इंटरनल फिनोमेना होता है। इंटरनल फिनोमेना मतलब अंदरूनी होने वाली चीज। तो इसको अगर आप अपनी डेली लाइफ से जोड़ना चाहें तो वैसे भी जोड़ सकते हैं। देखिए, हम कभी भी स्ट्रेस फील करते हैं तो हम कहते हैं हमें स्ट्रेस फील हो रहा है, मतलब वो बॉडी का एक इंटरनल फिनोमेना है। लेकिन उसका कारण क्या होता है, जो हमारी बाहरी कंडीशंस होती हैं। इसी तरीके से ठोस पदार्थ के साथ भी क्या है, अगर कोई बाहरी बल लग रहा है तब उसमें इंटरनली स्ट्रेस जनरेट होगा, ठीक है। तो स्ट्रेस क्या हो गया, रेजिस्टिव फोर्स पर अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया, और पर यूनिट एरिया भी हम कह सकते हैं। सो वी कैन हैव एन एसआई यूनिट ऑफ दिस। इसका एक मात्रक हम बना सकते हैं बहुत आसानी से। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, और जो हमारा एसआई यूनिट हमारा एरिया के लिए होगा वो मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज दी व्हाट, एसआई यूनिट ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस को आप चाहें तो अलग अलग नोटेशन से डिनोट किया जाता है। हम यहाँ पर स्ट्रेस को रो से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको किसी और तरीके से बताया गया तो आप उस जिस तरीके से आप कंफर्टेबल हो उस तरीके से आप स्ट्रेस के डिनोशन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम रो से स्ट्रेस को डिनोट कर रहे हैं। तो इट इज फोर्स अपॉन एरिया भी कह सकते हो, या अप्लाइड फोर्स को हम पी से डिनोट कर रहे हैं, अपॉन एरिया हम ए से, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए से डिनोट कर रहे हैं। एसआई यूनिट हमारी हो गई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी कर सकते हैं हम इसे, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर भी कर सकते हैं, क्योंकि इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा एमएम में भी चलती हैं बहुत सारी कैलकुलेशंस, राइट, ठीक है। तो इसे हम कहेंगे स्ट्रेस का फॉर्मूला हो गया है हमारा, ये हमारी एसआई यूनिट हो गई। अब अगर इसी तरीके से आप इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालना चाहते हो तो ये मैं आपको एज एन होमवर्क दे रहा हूं, आप कमेंट सेक्शन में इसका डायमेंशन लिखिए, और जो लोग हमारी ऐप से जुड़े हुए हैं तो वो ऐप में हमारे ग्रुप में इसका आंसर लिख सकते हैं, मेरे को इंडिविजुअली मैसेज कर सकते हैं व्हाट शुड बी दी डायमेंशन। डायमेंशन निकालने का बहुत आसान तरीका है। फोर्स का डायमेंशन आपको पता है, नीचे मीटर स्क्वायर अगर करेंगे तो L टू रेस टू द पावर 2 हो जाएगा, L रेस टू द पावर 2 ऊपर जाएगा तो L माइनस 2 हो जाएगा। उसको आप एडजस्ट करके कंप्लीटली इसकी डायमेंशन फॉर्मूला लिख सकते हैं, ठीक है। सो इसकी वीमा लिखना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, बिकॉज दिस बिकम्स अ डिराइव्ड यूनिट, तो बहुत आसान है इसको लिखना। आपको बस बेसिक यूनिट्स के डायमेंशंस का फॉर्मूला पता होना चाहिए, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। वो मैं पहले आपके जो लेक्चर्स हैं उसमें डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। तो 7 to 8 मैंने आपको बता दिए थी वीमाएं किस तरीके से लिखनी है, डायमेंशंस लिखनी है, उन्हीं को ही आपको रीअरेंज करना है और इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हो। अब स्ट्रेस तो फिनोमेना हमने समझ लिया, ठीक है। अब यहाँ पर स्ट्रेस अगर किसी चीज में होता है तो उसमें डिफॉर्मेशन होता है, उस डिफॉर्मेशन को समझते हैं हम स्ट्रेन से, ठीक है। उसको हम किससे समझते हैं, स्ट्रेन से समझते हैं। अब यहाँ पर स्ट्रेन से जो हम समझते हैं, स्ट्रेन बेसिकली क्या है, स्ट्रेन एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। बेसिकली क्या होता है, ये एक रेशियो है, ये एक अनुपात है। किस चीज का अनुपात है, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। तो अगर लीनियर स्ट्रेन की बात करें, लीनियर मतलब एक लेंथ में, ठीक है, एक रेखीय रूप से अगर स्ट्रेन हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, तो वहां पर वो आएगा चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। मतलब ये अगर मेंबर है, इस मेंबर में मैंने क्या किया, फोर्स लगाया, बाहरी बल लगाया, पी लगाया, और उसकी वजह से ये क्या हो गया, लंबा हो गया, और तो क्या होगा, इसकी लेंथ में परिवर्तन आएगा, इसकी लंबाई में परिवर्तन आएगा। तो इसकी ओरिजिनल लेंथ L थी और फिर चेंज इन लेंथ क्या होगा, जो हमारी दूसरी लेंथ इसकी होगी और ओरिजिनल लेंथ में से उसको माइनस करेंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, चेंज इन लेंथ आ जाएगा, डेल L आ जाएगा। तो डेल L अपॉन L इज स्ट्रेन, चेंज इन लेंथ। अब ऊपर भी क्या है, लेंथ है, नीचे भी लेंथ है, तो दोनों अगर लेंथ है हमारी, तो दोनों लेंथ होने का मतलब इसकी जो इकाई या फिर इसके जो मात्रा होगी वो क्या होगी, वो कोई इसकी मात्रा नहीं होगी, ये मात्रा रहित होगा, यूनिटलेस क्वांटिटी है स्ट्रेन। तो स्ट्रेन को हमेशा याद रखें, स्ट्रेन इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। अगर इसकी कोई यूनिट नहीं है तो क्या इसकी कोई बीमा होगी, हाँ या नहीं, तो डेफिनेटली नहीं होगी, ठीक है। तो यहां पर हम समझ लेते हैं स्ट्रेन की कोई बीमा नहीं है। स्ट्रेन को हम एप्सिलॉन से भी डिनोट कर सकते हैं, आप किसी और डिनोशन से कंफर्टेबल हैं, ठीक है। अपने स्कूल में आपको कुछ और पढ़ाया गया है तो आप उस चीज को रखें, ठीक है। आपके टीचर्स ने पहले कभी जिसमें आप कंफर्टेबल हो उस यूनिट को, उस डिनोशन या उस लेटर को आप याद रखें। मैंने स्ट्रेस के लिए रो बताया है, स्ट्रेन के लिए एप्सिलॉन बताया है। एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू डेल L अपॉन L, right? So this is for strain and this is for stress. So these are the two important
फॉर्मूला दैट कैन बी डायरेक्टली इंप्लीमेंटेड, ठीक है, इनको हम डायरेक्टली इंप्लीमेंट कर सकते हैं काहे के लिए, टू सॉल्व सम प्रॉब्लम्स। अगर कोई बेसिक प्रॉब्लम हमारी आ जाती है सामने में तो हम उसको इजीली हैंडल कर सकते हैं। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट नियम आता है, हुक्स का नियम। देखिए हुक्स ने क्या करा था, हुक्स ने इन दो क्वांटिटीज को आपस में रिलेट किया और उन्होंने कहा कि किसी भी इस तरीके का पदार्थ अगर है, ऐसा पदार्थ जिसमें क्या हो सकता है, जिसमें इस तरीके का डिफॉर्मेशन या इस तरीके का चेंज आ सकता है, ठीक है, तो उसमें जो स्ट्रेस और स्ट्रेन होते हैं वो एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बट दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अप टू द इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट मतलब देखिए इलास्टिसिटी आपको पता है, इलास्टिसिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें क्या होता है, जो चीज प्रत्यास्थ होती है, मतलब जो एक्सपैंड होती है किसी बाहरी बल की वजह से, अगर वो बाहरी बल हटा दिया जाए तो वापस वो अपनी ओरिजिनल स्थिति में आ जाती है। मतलब मटेरियल और द मैटर रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर द रिमूवल ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। तो ऐसा जब होता है तो हुक्स जी ने हमारा बताया था, तो यहां पर मैं लिख देता हूं हुक्स लॉ, ठीक है। हुक्स लॉ सबसे पहले लिख देंगे, ये इंपॉर्टेंट है, हुक्स लॉ को आप ध्यान रखेंगे। हुक्स का नियम, इसको आप लिख लीजिएगा हिंदी में। इट सेज दैट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, मतलब स्ट्रेस जो होता है वो स्ट्रेन के समानुपाती होता है, लेकिन कहां तक, इलास्टिक लिमिट तक। कौन सी लिमिट तक, इलास्टिक लिमिट तक। तो जहां तक ऑब्जेक्ट इलास्टिक जोन में है तब तक के लिए हुक्स लॉ फॉलो करेगा। और इसका कहने का मतलब है, इसको अगर मैं ग्राफ के रूप में आपको समझाऊं तो स्ट्रेस, यहां पर मैंने स्ट्रेन ड्रॉ किया और ये स्ट्रेस ड्रॉ किया, तो अब टिल द इलास्टिक लिमिट क्या होगा, प्रोपोर्शनल चलेगा, मतलब एक लीनियर लाइन चलेगी, सीधी रेखा दिखेगी। अब इसके बाद आफ्टर द इलास्टिक लिमिट क्या होता है, द स्ट्रेस इज नॉट प्रोपोर्शनल टू द इलास्टिक लिमिट। तो यहां पर अब ये जो मैं एक कर्व मैंने बनाया है, एक पर्टिकुलर मैटर की बात कर लेते हैं, माइल्ड स्टील की हम यहां पर बात कर रहे हैं। तो जो हमारा मृद इस्पात है जिसमें कार्बन की क्वांटिटी कम है, वो उसमें क्या होता है, हमारा इस तरीके का कर्व बनता है जब भी हम उसकी टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि भैया इस तरीके का जो कर्व है वो क्यों बन रहा है। तो इस तरीके का कर्व भी इसीलिए बन रहा है, देखिए क्या हुआ, पहले हमने क्या किया, लोड अप्लाई किया, हमने इस तरीके का एक स्टील का स्पेसिमेन लिया और उस पर लोड अप्लाई किया। ये पहले क्या होता रहा, पहले ये थोड़ा थोड़ा एक्सपैंड होता रहा, लेकिन प्रोपोर्शनली जितनी मैं बाहरी बल लगा रहा हूँ उतना ही इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स लग रही है, उतना ही स्ट्रेस बन रहा है। तो ये स्ट्रेट लाइन आई, उसके बाद ये कर्व आने लग गया। तो जहां तक ये सीधा रहता है उसको क्या कहते हैं, हम इलास्टिक लिमिट कहते हैं, ठीक है, इसको इलास्टिक लिमिट कहते हैं। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो, इसको हम प्रोपोर्शनल लिमिट कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोपोर्शनल लिमिट, मतलब जो अनुपात की एक सीमा है वो अनुपाती सीमा होती है, प्रोपोर्शनल लिमिट कहलाएंगे इसे हम, ठीक है। तो प्रोपोर्शनल लिमिट होती है। इसके बाद होता क्या है कि मटेरियल में इतनी काबिलियत तो रहती है कि वो वापस से जैसी फोर्स हटाएंगे तो आप ओरिजिनल शेप में आ जाएगा, लेकिन जो एक्सपेंशन होता है वो क्या होता है, वो एक समान तरीके से नहीं चलता है। मतलब जो ये चेंज है ये एक समान नहीं चलेगा, तो यहां पर हल्का सा कर्व आ जाता है, तो यहां पर इलास्टिक लिमिट आती है, इस पॉइंट पे इलास्टिक लिमिट आती है, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है अपर यील्ड पॉइंट आता है, ठीक है, अपर यील्ड पॉइंट, और यहां पर हमारा लोअर यील्ड पॉइंट आता है। यहां पर हमारा अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट आता है, अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट मतलब मैक्सिमम स्ट्रेस जो भी मटेरियल झेल सकता है। और लास्ट में क्या हो जाता है भाई, लास्ट में अगर आप लगातार जोर लगाते रहोगे तो चीज टूट जाएगी, तो उसे फ्रैक्चर पॉइंट कहते हैं। तो आपको बस इतना ही याद रखना है कि ये क्या क्या चीजें हैं। तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ये हुक्स का नियम कहता है, अप टिल द इलास्टिक लिमिट, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पदार्थ क्या होते हैं, दो तरीके होते हैं, तो इसमें आप ध्यान दे दीजिए, ब्रिटल फ्रैक्चर और जो हमारा टाइल फ्रैक्चर है वो किस तरीके से आप उसको डिफरेंशिएट करोगे, है ना। तो बहुत आसान है इसको समझना। देखिए ब्रिटल हमारा हो गया, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, भंगुर कहते हैं इसे। मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको करेक्ट कर देता हूँ, इसको कहते हैं भंगुर तरीके के जो हमारे पदार्थ होते हैं। और डक्टाइल क्या होते हैं, जो तन्य टाइप के होते हैं, ठीक है, जो तन्य पदार्थ होते हैं
जिनमें तन्यता ज़्यादा होती है, ऐसा समझ लो, डक्टिलिटी ज़्यादा होती है। तन्यता मतलब डक्टिलिटी, तन्य पदार्थ मतलब जो डक्टाइल हैं, ठीक है। अब इसमें बहुत आसान है समझना, अगर फ्रैक्चर का कर्व जो हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है ना, बहुत आसान है। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हमारा कुछ इस तरीके से हो रहा है, हल्का सा, मतलब इसमें थोड़ा कर्व दिख रहा है, तो एक ऐसा होगा पदार्थ, सॉरी यहां पर मैंने गलत बना दिया, ये इसका नहीं है, ठीक है। अगर डिफॉर्मेशन दिख रहा है तो डेफिनेटली वो क्या होगा, डिफॉर्मेशन मतलब चेंज होता हुआ दिख रहा है, आसानी से खिंच रहा है, आसानी से, ठीक है। आपने किसी रॉड को खींचना शुरू किया और वो बीच में से क्या हो गई, कमजोर सी होती हुई जा रही है और लचीली सी होती हुई दिख रही है, तो उसका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कुछ इस तरीके से होगा। तो वो कैसा होगा, डक्टाइल, मतलब वो तन्य मटेरियल होगा, ठीक है, वो तन्य पदार्थ होगा। लेकिन अगर वो भंगुर होगा तो क्या होगा, वो एक लिमिट तक तो क्या होगा, इस तरीके से जाएगा और अचानक क्या होगा, टूट जाएगा, अचानक से ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पर ये ब्रेकिंग पॉइंट सीधा आ जाता है उसमें। तो हमारे ब्रिटल क्या होता है, जैसे सिरामिक प्रोडक्ट्स हो गए, आपके घर में चीनी मिट्टी के बर्तन हो गए, उनको कभी आप प्रेशर लगाओगे ना तो वो टेढ़े मेढ़े होते हुए नहीं दिखेंगे, वो सीधे टूट जाएंगे, है ना। तो वो सब क्या हो गया, हमारे वो भंगुर पदार्थ हो गए। चौक है ना, पहले मतलब अभी तो हम यहाँ तो मार्कर यूज कर रहे हैं वैसे, लेकिन अगर चौक होती मेरे पास तो मैं आपको दिखाता कि चौक में क्या होता है, आप चौक को टेढ़ा करने की कोशिश करो, बेंड नहीं होगी, वो सीधे क्या होगी, टूट जाएगी। और अगर तन्यता आपको दिखाना चाहो तो एक स्केल लीजिए स्टील का, उसको आप मोड़ते जाइए तो वो आराम से मुड़ता हुआ दिखते जाएगा आपको, तो वहां पर डिफॉर्मेशन हो सकता है, यहाँ पर डिफॉर्मेशन नहीं हो सकता भंगुर में। तो तन्य पदार्थों में डिफॉर्मेशन होता है, जबकि भंगुर पदार्थों में डिफॉर्मेशन नहीं होता, वो डायरेक्टली क्या हो जाते हैं, फ्रैक्चर कर जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें समझ में आया पदार्थों के हमारे जो गुण हैं। अब यहाँ पर कुछ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, जैसे डक्टिलिटी हो गया। डक्टिलिटी बेसिकली क्या है, ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है, तन्यता एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे हम तनाव देके जो पदार्थ है उनको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, उनको हम तारों के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ब्रिटलनेस, भंगुरता क्या है, होती है जिसमें जो पदार्थ होता है वो बिना किसी तरीके की डिफॉर्मेशन दिखाए क्या होता है, टूट जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, ब्रिटलनेस कहते हैं, ठीक है। इसी तरीके से मेलिबिलिटी होती है। मेलिबिलिटी में क्या होता है कि अगर हम पदार्थ को पीटते रहें तो उसकी पतली शीट्स बनाई जा सकती हैं, ठीक है, उसको चादरनुमा में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो वो मेलिबिलिटी हो गई। तो इस तरीके की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में आपको याद रहना चाहिए, पढ़ लेना एक बार इस चीज को, बेसिक किसी भी बुक से, एनसीईआरटी की बुक से भी पढ़ सकते हैं आप इसको, ठीक है। तो आगे अगला टॉपिक समझते हैं, चलिए। तो स्टूडेंट यहाँ पर अगला टॉपिक हमारा इसी से ही आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए मैंने आपको अभी बताया था स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ये हमारे हुक्स जी ने बताया हमें, ठीक है। अब जनरली अगर कहीं पर इक्वेशन की बात होती है तो भाई प्रोपोर्शनैलिटी, ये जो हमारा बीच का साइन है, अनुपात का जो साइन है, साइन को तो हटाना पड़ता है और ये हटाते हैं तो एक स्थिरांक आता है हमारा। तो वो स्थिरांक यहाँ पर क्या है भाई, अगर हम इलास्टिसिटी की बात कर रहे हैं तो वहां पर ये स्थिरांक इस तरीके से बन जाता है यंग्स मॉडुलस। इसको कहते हैं, इस स्थिरांक को यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी लिख लीजिए सब लोग। इसको कहेंगे यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। तो ये क्या है, इलास्टिसिटी का मॉड्यूलस है, मतलब ये बताता है कि कौन से पदार्थ, अब ये पदार्थ के ऊपर डिपेंड करता है हमेशा, ठीक है। हर मटेरियल का जो यंग्स मॉड्यूलस होगा वो अलग होगा, ठीक। अब एक चीज आती है कि भाई अगर ये भी एक क्वांटिटी है तो इस क्वांटिटी की भी कोई ऐसा यूनिट होनी चाहिए। तो बहुत आसान है समझना, इसकी ऐसा यूनिट क्या करो, आप एप्सिलॉन को इधर ले आओ। एप्सिलॉन जो है हमारा स्ट्रेन, उसकी कोई यूनिट है, नहीं है उसकी कोई यूनिट, अभी हमने डिस्कस किया था। स्ट्रेस की यूनिट है, हाँ जी है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। तो जो स्ट्रेस की यूनिट होती है वही हमारे यंग्स मॉड्यूलस की भी यूनिट हो जाती है। तो अगर कोई वीमा पूछ ले यंग्स मॉड्यूलस की तो वो वही वीमा होगी जो कि किसकी होगी, डायमेंशन, जो कि हमारे स्ट्रेस की होगी, क्योंकि ऐसा यूनिट दोनों का मात्रक सेम है तो दोनों की वीमा भी सेम होगी। तो ये याद रखना है, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज अ कांस्टेंट व्हिच इज इंट्रोड्यूस्ड इन द हुक्स रिलेशन। तो हुक्स के रिलेशन में यहाँ पर जो हमारा स्थिरांक आता है वो क्या कहलाएगा, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये उस केस में है जहां पर हम किसी ठोस पदार्थ को खींचने की बात या उसको कंप्रेस करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कंप्रेशन भी हो सकता है और
क्या हो सकता है, इलोंगेशन भी हो सकता है, लंबाई भी की जा सकती है और छोटा भी किया जा सकता है। तो यंग्स मॉडुलस के बारे में मैंने आपको बता दिया। इसका जो मात्रक है वो स्ट्रेस के जैसा होगा, इसकी जो वीमा है वो भी स्ट्रेस के जैसी होगी। बहुत आसान है लिखना, आप इसको कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और मेरे को अगर आप ग्रुप में हैं, आप हमारे ऐप में हैं, तो आप मेरे को इसको मैसेज करके भी इसका आंसर बता सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम कौन से केस में। देखिए अभी तो हम क्या कर रहे थे, कि भाई ये एक ऑब्जेक्ट है तो उसमें मैं लॉन्गिट्यूडनली, मतलब एक एक्सिस के अबाउट, ठीक है, एक लॉन्गिट्यूडनली मैं क्या लगा रहा हूं, फोर्स लगा रहा हूं। लेकिन अगर लॉन्गिट्यूडनली ना लगा के मैं कैसा फोर्स लगाऊं, मैं एक तरीके से ऐसा फोर्स लगाऊं कि घर्षण वाला, ऐसे एक सरफेस को दूसरी सरफेस के ऊपर रगड़ने की कोशिश करूं, ठीक है, या फिर टीयरिंग जिसको कहते हैं हम शेयरिंग, ठीक है। तो शेयरिंग फोर्स अगर मैं लगाता हूं तो उसके केस में क्या होता है, वहां पर भी हुक्स लॉ चलता है, लेकिन वहां पर कुछ चीजें हमारी बदल जाती हैं। ठीक है, कुछ चीजें किस तरीके से बदलती हैं, आइए इस चीज को समझें। तो यहां पर अब हम बात करने वाले हैं शेयरिंग फोर्स की। किसकी, शेयरिंग फोर्स की। तो शेयरिंग फोर्स, और इसको यहीं पर आ जाएगा शेयर स्ट्रेस। क्या आ जाएगा, अगर शेयरिंग फोर्स लगेगी तो शेयर स्ट्रेस आएगा। तो इसको ऐसे समझो, एक मैंने ब्लॉक लिया, उस ब्लॉक को मैंने नीचे से क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, और यहां पर मैंने एक बल लगाया, कौन सी, इसकी ऊपरी सतह पर एक बल लगाया आगे की तरफ। तो होगा क्या कि ये नीचे से तो फिक्स है, तो ये क्या होगा, ये डिफॉर्म किस तरीके से होगा, इस तरीके से डिफॉर्म होगा। मैं दूसरे पेन से इसको बनाता हूं जिससे आपको कलर डिफरेंस से समझ में आए। ये इस तरीके से डिफॉर्म होगा, ये आगे को ऐसे चले जाएगा, ठीक है, टेढ़ा हो जाएगा। जैसे कोई किताब, अगर मैं यहां पर कोई किताब लूं, मान लीजिए ये एक बुक है, इस बुक को मैं इस तरीके से इसके ऊपर फोर्स लगाऊं तो ये इस तरीके से टेढ़ी हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके की डिफॉर्मेशन को हम कहते हैं शेयर डिफॉर्मेशन कहते हैं। तो शेयर फोर्स जो होती है हमारी, ठीक है, ये क्या होती है, किसी चीज को, जैसे आप अगर कागज को फाड़ोगे तो उसमें लगने वाली जो फोर्स होती है उसको शेयर फोर्स कहते हैं। तो यहां पर ये टेंजेंशियल फोर्स क्या होती है, शेयर फोर्स होती है, और इस दौरान जो स्ट्रेस डेवलप होता है उसको कहते हैं हम शेयर स्ट्रेस। ये स्ट्रेस किस तरीके से होगा, अब इसमें डिफॉर्मेशन कैसा होगा, एंगुलर मतलब कोणीय डिफॉर्मेशन होगा इसमें। तो कोणीय डिफॉर्मेशन किस तरीके से होगा, इसको हम फाई से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो शेयर फोर्स या कि कोई टेंजेंशियल फोर्स शेयर स्ट्रेस को जनरेट करती है। तो शेयर स्ट्रेस से हमारा स्ट्रेन कैसा होगा, एंगुलर स्ट्रेन होगा, तो उसको हम फाई से डिनोट करते हैं। तो शेयर स्ट्रेस को हम कैसे, टाउ से डिनोट करते हैं। किससे, टाउ से डिनोट करेंगे। तो टाउ, अब यहां पर हुक्स का नियम फिर से लग जाता है, टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। इसको कहेंगे हम शेयर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शेयर स्ट्रेन। ठीक है, अब यहां से ये हुक्स का नियम है, और इस नियम में भी यही होगा, जब तक इलास्टिक लिमिट है तब तक। ठीक है, अब यहां पर भी क्या होगा, स्थिरांक आएगा। स्थिरांक क्या आएगा, टाउ इज इक्वल टू, हम क्या लिखेंगे, टाउ इज इक्वल टू सी फाई लिखेंगे। अब यहां पर जो सी फाई है ना, ये जो सी है, ये भी क्या है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ना होके क्या हो जाता है, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी हो जाता है। ये याद रखना है, इसको क्या कहेंगे, लिख लीजिए बहुत अच्छे से, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। DITY, सो मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक है, या फिर इसे कहते हैं यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ड्यूरिंग शेयर भी कह सकते हैं इसे। तो आप लेकिन याद रखें मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, बहुत आसान है इसको समझना। तो ये भी एक तरीके का वही स्थिरांक है, और ये किस पे डिपेंड करेगा, ये हर एक मटेरियल पे डिपेंड करेगा, जैसे यंग मॉड्यूलस करता था। राइट, तो यहां पर हमें समझ में आ गया, शेयर मॉड्यूलस के बारे में समझ में आ गया। तो दोस्तों यहां पर आ जाते हैं हम, अगला मॉड्यूलस हमारा कहलाता है बल्क मॉड्यूलस। अब बल्क मॉड्यूलस बेसिकली क्या है, देखिए बल्क उसमें कहा जाता है जब कोई चीज एक ढेर के रूप में हो। तो ढेर के रूप में जनरली ये जो टर्म है, ये तरल पदार्थों या ऐसे पदार्थों के साथ होती है जो पाउडर फॉर्म में होंगे, तो वहां पर ये बल्क मॉड्यूलस में काम होता है। तो ज्यादातर जैसे अगर कोई चीज में डिफॉर्मेशन बल्क में हो रहा है, मतलब एक वॉल्यूम में हो रहा है, ठीक है, उसके आयतन में कोई परिवर्तन आ रहा है, तब हम इसे बल्क मॉड्यूलस कहते हैं। तो यहाँ पर एक डायग्राम बना लेते हैं, कि ऐसे बॉक्स की, ये बॉक्स क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिकली एक्सपैंड कर रहा है या कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, मतलब इसमें क्या हो रहा है, ये सिकुड़ रहा है या फिर ये फैल रहा है। ठीक है, तो ऐसे में हमारा मॉड्यूलस जो होता है वो बल्क मॉड्यूलस होता है। जैसे मान लीजिए इस बॉक्स को मैंने पानी के अंदर डुबा दिया,
अब मैंने पानी के अंदर जब डुबा दिया तो उसमें चारों तरफ से फोर्सेस लग रही हैं, और वो चारों तरफ से जब फोर्सेस लग रही हैं वो इसे दबाने की कोशिश करेंगी तो इसको कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगी, ये सिकुड़ेगा या इसकी जो डायमेंशंस होंगी, ठीक है, तो वो कम होंगी। तो डायमेंशंस कम होने लग जाएंगी तो यानी कि यहाँ पर चेंज आएगा। तो इसको कहते हैं, इस तरीके में जो स्ट्रेस जनरेट होता है वो हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस जनरेट होता है, ठीक है। वो स्ट्रेस कैसा स्ट्रेस होगा, हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस होगा, ठीक है। हम यहाँ पर स्ट्रेस को जनरेट लिख रहे हैं रो से, तो आप इसको, ये हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस हो गया। और अगर हम इसको कह दें कि भैया हमारा स्ट्रेन है एप्सिलॉन, तो यह हमारा वॉल्यूमेट्रिक हो जाएगा। तो दोनों वॉल्यूम के बेसिस पे होंगे। यहाँ पर भी हुक्स का नियम होगा, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, राइट। तो ये यहाँ पर भी फॉलो होगा। अब यहाँ पर जो हमारा स्थिरांक आएगा, इसको अगर ये अनुपात का साइन हम हटाते हैं तो यहाँ पर इक्वल टू आएगा। अब यहाँ पर जो मॉड्यूलस आएगा इसको हम कहते हैं बल्क मॉड्यूलस, ठीक है। ये K क्या है, हमारा बल्क मॉड्यूलस कहलाता है, ठीक है। ये उस केसेस में होगा जब वॉल्यूमेट्रिक चेंजेस होंगे, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस होगा और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होगा। तो ये चीज आपने याद रखनी है। अगेन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस हो तो उसकी यूनिट भी यही रहेगी, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो तो उसकी यूनिट भी यही रहेगी। यूनिट से स्ट्रेन की तो ऑब्वियसली यूनिटलेस है, तो आप वॉल्यूमेट्रिक जो हमारा बल्क मॉड्यूलस है उसकी यूनिट भी बहुत आसानी से स्ट्रेस से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को आज 3 तरीके के मैंने जो हमारे, इनको इलास्टिक कांस्टेंट्स कहते हैं, ठीक है। ये वो स्थिरांक हैं जो इलास्टिसिटी से रिलेटेड हैं, जिसको हम सबसे पहले को हमने कहा यंग्स मॉड्यूलस, ठीक है, ऑफ इलास्टिसिटी। दूसरा हमारा था मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, और तीसरा है हमारा बल्क मॉड्यूलस। ये तीनों याद रखने हैं, बहुत आसान है, सिंपल है इसको समझना। अब हम अगला टॉपिक अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो या फिर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच। For more online courses, download Vedasri Learning app.